दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों आज हम देखेंगे 2023-24 समसामयिक जो है करंट अफेयर घटना चक्र का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। करंट जो है जो क्विज के फॉर्म में है, प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी जो है काफ़ी चीज़ों को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं घटना चक्र जो है करंट क्विज 2023-24। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय जो है परिदृश्य जो खबरें हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न जो है क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से जो है कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। ये पहला पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि इसका जो उद्घाटन है राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने नहीं किया, इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चलिए डिटेल में देखते हैं तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए जो है। चलिए डिटेल में देखते हैं अभी। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कब आयोजित किया गया? 3 से 5 नवंबर को जो है 3 से 5 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया ये जो है दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया? तो ये जो है भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना जो है। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापारिक जो है मंच प्रदान करता है। ठीक है, इस आयोजन का देखिए भागीदार देश कौन सा था? नीदरलैंड्स। फोकस देश जो है जापान था। मुख्य विषय क्या था? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण जो है। शुभंकर मिल इंड जो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित की। उन्होंने इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया। इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही जो है पाक को विरासत दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2023 में जारी एडलगिव हरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में जो है शीर्ष स्थान पर रखा गया है या शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें जो है शिव नाडर। ठीक है, नवंबर 2023 में जारी एडलगिव हरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट में जो है शिव नाडर को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अभी डिटेल में देखिए, एडलगिव हरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 जारी किया गया। कब जारी किया गया? ये जो है नवंबर 2023 में जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? एडलगिव फाउंडेशन एवं हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है। इस सूची में देश के 119 दानदाता व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस सूची में HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नाडर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2022-23 में उन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान किए। विप्रो के अजीम प्रेमजी 1774 करोड़ रुपए दान देकर जो है दूसरे स्थान पर रहे जो है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी एवं परिवार जो है 376 करोड़ रुपए दान देकर तीसरे स्थान पर है। बात करते हैं देखिए जेरोथा, इसके जो संस्थापक जेरोथा, इसके सह संस्थापक जो है नितिन कामत और निखिल कामत जो है 110 करोड़ रुपए देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए हैं। जेरोथा के सह संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत 110 करोड़ रुपए देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए हैं। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न।
प्रश्न के माध्यम से करंट अफेयर को जो है काफ़ी अच्छा कवर किया गया है। अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय जो है अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 जो है 2023 आयोजित किया गया। कब? 13 से 14 अक्टूबर 2023 को। 13 से 14 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। कहाँ? तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि, नई दिल्ली में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, इसमें G20 देशों के अलावा 10 अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन से पहले 20 अक्टूबर 2023 को लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। मिशन लाइफ का शुभारंभ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिशन लाइफ पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो देखिए पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर्यावरण से रिलेटेड है। ये जो है लाइफ का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा केवड़िया, गुजरात में किया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया गया है? ठीक है, धारा जो है 3(1) के तहत। आंसर जो है बी सही है। चलिए डिटेल में देखिए इसको। जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया। कब? जो है 5 अक्टूबर जो है 2023 को। घोषित करता गृह मंत्रालय, भारत सरकार जो है। क्या घोषित किया गया? विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA के तहत जो है 1967 की धारा 3 के अंतर्गत जो है इस पार्टी के ऊपर बैन लगाया गया। यह संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है वर्ष 1998 से। कृत्य क्या है? भारत में अलगाववाद तथा जो है आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा। ठीक है, इस संगठन के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत हैं। UAPA 1967, IPC 1860, आर्म्स एक्ट 1959 एवं रणवीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो है। अभी अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? ठीक है, पहला देखिए 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। बी देखिए, इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 100 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा। तो सी गलत है। डी देखिए, इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य जो है प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये भी सही है। चलिए डिटेल में देखते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान जो है भूमि पूजन कब किया गया? 5 अक्टूबर जो है 2023 को भूमि पूजन किया गया। कहाँ पे बनाया जा रहा है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। भूमि पूजन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। निर्माण की जो लागत राशि है लगभग 100 करोड़ है। विस्तारित होगा 21 एकड़ क्षेत्र में जो है। इसमें स्थापित की जाने वाली रानी दुर्गावती की प्रतिमा की ऊंचाई 52 फीट। यह प्रतिमा होगी कांस्य से निर्मित। इस परिसर में प्रतिमा के अलावा क्या होगा? एक म्यूजियम, एक संग्रहालय होगा। यह संग्रहालय प्रदर्शित करेगा रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र का इतिहास जो है। रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासिका थी। प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक टिकट जारी किया वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर जो है। अगला प्रश्न देखिए। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का
शिलान्यास किया? ऑप्शन ए 18,350 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी देखिए 19,260 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 20,240 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 21,250 करोड़ रुपए। तो आंसर कौन सा सही है? 19,200 जो है 60 करोड़ रुपए बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। ठीक है, इसके लिए जो लागत राशि है 19,260 करोड़ रुपए है। लोकार्पण किया गया दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PMAY ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश और PMAY शहरी के तहत निर्मित घरों का शिलान्यास किया। जल जीवन मिशन परियोजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का जो है। अन्य देखिए IIT इंदौर के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण और परिसर में छात्रावास भवनों तथा इंदौर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न देखिए 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया? तो ये जो है लखनऊ और वाराणसी में जो है हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। हर घर सोलर अभियान जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लखनऊ और वाराणसी में जो है अभियान के तहत लगाया जाएगा रूफटॉप जो है संयंत्र। उद्देश्य क्या है? यूपी नीडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6,000 मेगावाट सोलर जो है रूफटॉप संयंत्र की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना जो है। चलिए दोस्तों देखिए प्रश्न जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 17 से 19 अक्टूबर 2023 के बीच तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित किया गया? नहीं, ये गलत लिखा है, अहमदाबाद गलत है। अहमदाबाद जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये तो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, इसलिए गलत है पहला। दूसरा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया? जी हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा बी जो है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 आयोजित 17 से 19 अक्टूबर 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में जो है केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक मूल योजना यानी कि ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया गया। इस मूल योजना में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ाने, ठीक है, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्रॉप टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस पर 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का अनुमान है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों को वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन को चलाया? तो ये है ऑपरेशन अजय नाम से चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन अजय क्या है? इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया। ये कब शुरू हुआ? 11 अक्टूबर 2023 को। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया। ऑपरेशन कावेरी देखिए, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन कावेरी जो है। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया फरवरी जो है 2022 में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारी योजनाएं, सारे जो हैं ऑपरेशन। अभी देखिए 8 अक्टूबर
2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। जी हाँ, 8 अक्टूबर को जो है आपका वायुसेना दिवस मनाया जाता है और अभी जो है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया। तो 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट, इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। जी हाँ, पहला पॉइंट सही है। दूसरा देखिए, इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। तो ये पॉइंट भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है 1 और 2 दोनों। डिटेल में भारतीय वायुसेना दिवस 2023 ये मनाया गया 8 अक्टूबर को। हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। यह दिवस 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस जो है 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की 5 ऑपरेशनल कमानें हैं। ठीक है, भारतीय वायुसेना की जो है 5 ऑपरेशनल जो है कमांड है, यानी कमानें हैं। तो पहला देखिए कि पश्चिमी वायु कमान, ये जो है हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया। मध्य वायु कमान, इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। पूर्व वायु कमान, जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग, और दक्षिण पश्चिम वायु कमान, इसका हेडक्वार्टर जोधपुर में है। दक्षिण वायु कमान, इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मध्य वायु कमान भमरौली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। अगला प्रश्न, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित किया गया परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं रहा? चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल जो है सही है। जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखा गया, ये पॉइंट भी सही है। नेक्स्ट देखिए, सी, जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिया गया। तो ये पॉइंट जो है सही नहीं है। सी देखिए दोस्तों, सी दिया है जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। सी गलत है। देखिए क्यों गलत है। सी जो है आपका गलत है। जोधपुर को दिल्ली से नहीं, ये जो है जैसलमेर को जो है दिल्ली से जोड़ने के लिए चलाया गया रुड़ीचा एक्सप्रेस जो है। ठीक है, तो ये जो है सी जो है गलत है और यही पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी देखिए, मारवाड़ जंक्शन को खमली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई, डी भी सही है। तो आंसर यहाँ केवल सी सही होगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। चलिए डिटेल में देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में कई परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया गया 5 अक्टूबर 2023 को। शिलान्यास में खर्च कितने हैं? 5,000 करोड़ रुपए जो है। परियोजनाएं संबंधित है सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्र से। आधारशिला रखी गई परियोजनाएं जोधपुर के एम्स में 350 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक जो है। PMABHIM के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का विकास कार्य जो है। कई सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया गया। IIT जोधपुर परिसर और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उन्नयन कार्य जो है। 145 किलोमीटर लंबी डेगाना राय का बाग रेल लाइन जो है। 58 किलोमीटर लंबी जो है डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य जो है हरी झंडी दिखाई गई, जो कि जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़ीचा एक्सप्रेस जो है। चलिए दोस्तों देखिए प्रश्न, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखिए, 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से यह रिपोर्ट जो है जारी किया। दूसरा पॉइंट देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में
149 मिलियन लोग जो है 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी जो है 1 और 2 जो है। ये देखिए इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो है 27 सितंबर 2023 को स्टार्ट किया गया संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA के द्वारा जो है, और यह रिपोर्ट भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति और कल्याण की गहन जो है समीक्षा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अभी देखिए दोस्तों प्रश्न, भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन जो है ग्वालियर ये गलत दिया हुआ है, ग्वालियर में नहीं हुआ आयोजित। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये जो है भारत ड्रोन शक्ति जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश गलत लिखा है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। ये जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ 25 से 26 सितंबर को। दूसरा पॉइंट देखिए, इस दौरान पहला C-295 जो है परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी जो है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित किया गया कब? 25 से 26 सितंबर जो है 2023 को। कहाँ? तो वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से जो है। उद्घाटन किसने किया? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। इस कार्यक्रम में देश भर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए। इस दौरान स्पेन की एयरबस कंपनी द्वारा निर्मित पहला C-295 जो है परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न जो है सितंबर 2023 में जो है शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया जो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 48, ऑप्शन बी जो है 52 दिया है, ऑप्शन सी में जो है 54 और ऑप्शन डी में 62 दिया गया है। तो कितने जो है खोले गए बताइए? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है, तो ये जो है 54 जो है आंसर दोस्तों जो है सी सही हो जाएगा। ये जो है 54 जो है आवासीय विद्यालय खोले गए एकलव्य मॉडल के, आंसर सी बिल्कुल सही है। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है या सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, ये रहेगा ऐसे। पहला दिया है देखिए ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, बिल्कुल दिखाई, ये सही है। दूसरा है यानी ऑप्शन बी है, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, ये भी सही है। तीसरा देखिए, पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ये गलत है। पटना दिल्ली नहीं बल्कि पटना हावड़ा जो है, यहाँ पे अगर हावड़ा होता, पटना और हावड़ा जो है तब ये सही हो जाता, ठीक है दोस्तों। इसलिए सी जो है गलत है आपका। आगे देखिए, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, तो डी भी सही है। तो यही पूछा था कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा सी जो है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की एक साथ जो है शुरुआत किया गया। इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कब? 24 सितंबर 2023 को। कब जो है? 24 सितंबर 2023 को। 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देखते हैं कहाँ से कहाँ जो है ये स्टार्ट किया गया। तो पहला जो है आपका उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरा जो है तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, तीसरा जो है हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, चौथा जो है देखिए विजयवाड़ा चेन्नई
ये रेनिगुंटा के रास्ते वंदे भारत एक्सप्रेस, और पटना दिल्ली लिखा था ऑप्शन सी में, वो गलत है क्योंकि पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। नेक्स्ट छठा देखिए, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये 6 हो गया और अभी 3 बचे। देखिए 7वां जो है राउरकेला भुवनेश्वरी पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस। 8वां जो है रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। 9 देखिए जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, ये 9 ट्रेन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी 11 राज्यों राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है। देखिए सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रेवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्न कथनों पर आपको जो है विचार करना है। तो पहला पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ का वैश्विक जो है शुभारंभ किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। तीसरा पॉइंट है, इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO और UNEP के साझेदारी में शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए तीनों पॉइंट सही है बिल्कुल। 27 सितंबर 2023 को जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ जो है शुरू किया गया, ये भी सही है। दूसरा है, यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO और UNEP के साझेदारी में शुरू किया गया। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कैरोबी में है। तो ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को टिक कीजिए, इसको आप डिटेल में देखिए। ट्रेवल फॉर लाइफ 27 सितंबर 2023 को शुभारंभ हुआ। शुभारंभकर्ता केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय जो है, कहाँ शुरू किया गया, देखिए विश्व पर्यटन दिवस पर जो है शुरू किया गया 2023 के अवसर पर। शुभारंभ स्थल जो है भारत मंडपम नई दिल्ली। मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की साझेदारी में जो है, इसका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्यटन मूल्य श्रृंखला में हितधारकों संसाधनों का सावधानीपूर्वक और सोच समझ के साथ में उपयोग करना। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ये नहा लिखा है, सही नहीं है। ठीक है, 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया, तो बी भी सही है। सी देखिए, प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया, तो ये पॉइंट भी सही है। अगला देखिए, इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 1500 छात्रों के समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये 1500 गलत है। यही पूछा है ना आपसे कि कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो यहाँ गलत है। क्या गलती है कि जो प्रत्येक आवासीय विद्यालय है वहाँ पर जो है टारगेट है 1000 बच्चों को रखने का, ना कि 1500, इसलिए जो है डी गलत है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 16 अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा, लागत जो है 1115 करोड़। इसका जो शुरुआत हुआ, लोकार्पण हुआ 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में, और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है। ठीक है, इन विद्यालयों में प्रत्येक 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अब 49 जो है, 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, 7 से 8 अक्टूबर 2023 को के मध्य जो है इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड में, इसलिए जो है पहला आपका हो जाएगा गलत। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका मुख्य विषय यानी थीम अमृतकाल में पुलिसिंग है। ठीक है, तो ये पॉइंट दूसरा जो है सही है।
इसका मुख्य विषय थीम क्या था? अमृतकाल में पुलिसिंग। तो आंसर जो है क्या सही हो जाएगा? आंसर जो है बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाकी देखिए वीडियो पॉज करके यहाँ डिटेल में देखिएगा। चलिए अभी देखिए दोस्तों, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% यानी 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। यह कवरेज हासिल करने के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा जो है तथ्य सही नहीं है जो है, ठीक है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत जो है हासिल किया है। जी हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। राज्य के सभी 95,767 गाँव ने दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है, तो बी भी सही है। सी देखिए, 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीनों की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गाँवों ने ODF प्लस गांव का दर्जा हासिल किया, तो ये भी सही है। अब डी देखते हैं। 95,767 क्या दे रहे हैं? 95,767 जो है ODF प्लस गाँव से 4,306 गांव ODF प्लस आदर्श गांव जो है घोषित किए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है जो डी है वो गलत है। देखिए क्या गलत है। ODF प्लस जो आदर्श गांव है दोस्तों, वो जो है 4,306 नहीं है, ये गलत दिया है डेटा। ये है 3,806, इसीलिए डी गलत है। आपको यही पूछा है कि कौन सा जो है तथ्य सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? आंसर डी सही नहीं है, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया? तो ये जो है 6,350 करोड़ रुपए का जो है बजट, 6,350 करोड़ रुपए, आंसर सी है। अब डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्र को समर्पित रेल परियोजना, ये समर्पित किया गया 14 सितंबर 2023 को। कहाँ पे? रायगढ़ में, ठीक है। रेलवे परियोजनाओं की जो लागत राशि थी, ये देखिए लगभग जो है 6,350 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी स्थापना, इसकी आधारशिला रखा गया। क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे दुर्ग, कोड़ागांव, राजानंदगांव, गरियाबंद, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में 210 करोड़ रुपए की लागत से। इस अवसर पर वितरित किए गए 1 लाख स्किल सेल परामर्श कार्ड जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न जो है ये प्रश्न के माध्यम से दिया गया है, क्योंकि आजकल जो करंट अफेयर है थोड़ा सा टफ करने के लिए इस प्रकार से पूछे जाने लगे हैं। चाहे आपका जो है PCS एग्ज़ाम हो, चाहे देखिएगा आप RO में भी इसी टाइप से देंगे। सिंगल क्वेश्चन भी रहेंगे, लेकिन प्रश्न के माध्यम से भी आपको उलझाने के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। तो संविधान 128वां जो है संशोधन विधेयक 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है? तो ये जो है 33% जो है 33% सीटों को आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान देखिए 128वां संशोधन विधेयक 2023 जो है लोकसभा में पारित कर दिया गया 20 सितंबर 2023 को। जो है कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में पड़े मत, तो लोकसभा में जो पक्ष में मत पड़े थे वो ज़्यादा है, देखिए क्रमशः 454 और विपक्ष में 2 जो है, तो ये पारित कर दिया गया राज्यसभा के द्वारा जो है 21 सितंबर 2023 को। राज्यसभा में पक्ष में जो मत पड़े 214 और विरोध में 1 भी मत नहीं। विधेयक का अन्य नाम महिला आरक्षण विधेयक 2023। विधेयक का सरकार द्वारा रखा गया नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
विधेयक का नाम क्या रखा गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल 1/3 यानी 33% जो है सीटें आरक्षित करने का प्रावधान जो है। देखिए सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों जो है मुंबई में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो है बी सही है, बी टिक कीजिए। देखिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 आयोजित किया गया मुंबई में। कहाँ पे? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा और फिनटेक जो है कन्वर्जेंस काउंसिल संयुक्त रूप से थे शामिल इसमें। थीम क्या था? मुख्य विषय क्या था? देखिए ग्लोबल कोलाबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रेजिलेंट सस्टेनेबल जो है, इस अवसर पर ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अबू धाबी UAE स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक अदीब अहमद के द्वारा। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर भावेश गुप्ता अध्यक्ष एवं COO 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है। फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर यूरोप जो है टॉमी ग्रीनवुड वर्ल्ड के संस्थापक एवं CEO। फिनटेक्स CTO ऑफ द ईयर जो है कैलाश नंदी को जो है। फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। तो G20 का सम्मेलन दिल्ली में हुआ, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। इसका जो थीम यानी मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, सारा जो संसार है वो अपना परिवार जैसा है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की सदस्यता, अस्थायी सदस्यता मिली। तो ये पॉइंट भी दोस्तों बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप डबल स्टार लगा लीजिए। तीनों ही पॉइंट सही हो गया। आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 7 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए आपका, इसका जो है मुख्य विषय यानी थीम अमृतकाल में पुलिसिंग है। उपयुक्त कथनों में से कौन से एक कथन सही है बताइए? तो इसमें देखिए पहला जो दिया है पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट जो है गलत है आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका जो थीम था अमृतकाल में पुलिसिंग, सेकंड पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आयोजन था दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, इसका आयोजन जो है आपके देहरादून, कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड, ठीक है, वहाँ पे हुआ था, इसलिए पहला पॉइंट गलत हो गया। तो आंसर क्या सही है? आंसर जो है आपका केवल 2 सही है। चलिए डिटेल में देख लीजिए। 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 7 से 8 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया देहरादून उत्तराखंड में। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है, और उद्घाटन इसका जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। थीम जो है इसका अमृतकाल में पुलिसिंग था। चलिए नेक्स्ट, अभी देखिए प्रश्न जो है आपका, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। यह कवरेज हासिल करने के संबंध में विकल्प में जो है कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों पर जो है आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बताते हैं अभी। तो उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत हासिल कर लिया है। तो ये पॉइंट जो है आपका क्या है? बिल्कुल जो है ये पॉइंट सही है। पहला पॉइंट ये जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के सभी 95,767 गाँव ने दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सी देखिए,
1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीनों की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गांव ने ओडीए प्लस गांव का दर्जा हासिल किया। तो सी पॉइंट भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, डी दिया है 95,767 ओडीए प्लस गांव में से 4,306 गांव ओडीए प्लस आदर्श गांव है। तो ये जो दिया है आदर्श गांव की जो संख्या दिया हुआ है दोस्तों 4,306, यही गलत है। कितने ओडीए प्लस आदर्श गांव हैं? तो ये है दोस्तों 3806 यानी 3,806, इसलिए डी जो है गलत है। यही पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। अब हम डिटेल में देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश द्वारा जो है 100% ओडीए प्लस कवरेज हासिल, ये सितंबर 2023 में हासिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। राज्य के सभी 95,767 गाँव ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ओडीए प्लस महत्वाकांक्षी गांव जो है 81,744 हो चुके हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ ओडीए प्लस उभरते गांव जो है 10,217 हैं। ओडीए प्लस आदर्श गांव देखिए, ओडीए प्लस आदर्श गांव कितने हैं? 3,806। अब तक जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जो व्यवस्था है 15,649 गाँव में है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन की जो व्यवस्था है 95,048 गाँव में है। राज्य में 1 जनवरी 2023 तक घोषित ओडीए प्लस गांव जो है 15,088 हैं। इसके बाद 9 महीनों की अल्प अवधि में ओडीए प्लस का दर्जा हासिल गांव 80,000 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को जो है समर्पित किया? तो ये जो है 6,350 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना को जो है समर्पित किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी जो है, आंसर सी हो जाएगा। अब डिटेल में देखिए इसको। प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्र को समर्पित रेल परियोजनाएं 14 सितंबर 2023 को समर्पित किया उन्होंने रायगढ़ में। रेलवे परियोजनाओं की जो लागत राशि है वो कितनी है? 6,350 करोड़ रुपए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आधारशिला रखी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी। ठीक है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे। लोकेशन दिया है दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में। ये 210 करोड़ रुपए की लागत से जो है बनाया जाएगा। ठीक है, इस अवसर पर वितरित किए गए, इस अवसर पर वितरित किया गया जो है 1 लाख स्किल सेल परामर्श कार्ड भी जो है वितरित किया गया। अभी देखिए दोस्तों, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच इस सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। जी हाँ, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखिए, इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। तो आपका जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों ये भी सही है। तीसरा पॉइंट देखिए, इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ G20 समूह की जो अस्थायी सदस्यता मिली, बिल्कुल जो है अस्थायी सदस्यता मिली। तो तीनों ही पॉइंट सही है। अब देखते हैं ऑप्शन दोस्तों, यस डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में आप देखिए। 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित कब किया गया दोस्तों? 9 से 10 सितंबर 2023 को। कहाँ पे? लोकेशन क्या है? नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। भारत ने इसकी अध्यक्षता किया। और थीम क्या था? थीम था वसुधैव कुटुंबकम जो है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में देश में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से भी ज़्यादा जो है बैठकें आयोजित किया गया। इसमें G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के आमंत्रित देशों में बांग्लादेश, कोमोरस, मिस्र है, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया,
ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे। G20 सदस्य देशों में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला द सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर ओल्फ अस्कोल्ज, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, तो मेक्सिको की वित्त मंत्री राक्वेल बुएनरोस्ट्रो सांचेस, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक सियोल, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो है सिरिल रामाफोसा, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन तथा यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, काफ़ी अच्छा जो है आयोजन हुआ। आप दोस्तों ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा इस सम्मेलन में विश्व बैंक समूह के जो है अध्यक्ष अजय बंगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की MD कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस आदि ने भी भाग लिया। 10 सितंबर 2023 को G20 के सभी राष्ट्र प्रमुखों एवं वैश्विक संगठन के प्रमुखों ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सम्मेलन की प्रमुख बातें क्या हैं, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, सम्मेलन हुआ, इसकी प्रमुख बातें क्या हैं, फ़ायदा क्या हुआ, ये सब देखिए। ये आपको मेंस में भी लिखने के लिए अगर आ जाए तो काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा आपको यहाँ से। 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में जो है सदस्यता मिला। अफ्रीकी संघ को जो है G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में मान्यता मिला। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी। भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले, ठीक है, भारत से मध्य यूरोप और यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई। इस गलियारे के यानी कॉरिडोर के निर्माण में भारत, USA, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए नए कार्य समूह पर सहमति हुआ। क्रिप्टो करेंसी के विनियमन पर सदस्य देशों में भी सहमति हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की भी घोषणा की गई। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला को जो है हैंडओवर किया। सत्रह सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो ये जो है आयोजित हुआ सऊदी अरब में और शांति निकेतन को जो है शामिल करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल 17 सितंबर 2023 को शांति निकेतन को जो है शामिल किया गया। कब? 17 सितंबर 2023 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे जो है शामिल किया गया। इस सूची में शामिल करने का निर्णय जो है 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान किया गया। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संस्थान इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इकोमोस द्वारा किया गया। विशेष तथ्य जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है और भारत का जो है 41वां विश्व विरासत स्थल बन गया। अब देखते हैं दोस्तों शांति निकेतन के बारे में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये पॉइंट है, जानना जरूरी है। देखिए 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत जो है रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर किया था। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित
रेजिडेंशियल स्कूल यानी आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया। वर्ष 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है, इसे नोट कीजिए अपने जो है जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनकी अध्यक्षता में। आंसर जो है सी सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखिए यहाँ पॉज करके आप पढ़िएगा। समिति के अन्य सदस्य भी हैं इसमें, देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं, विपक्ष के जो है रंजन चौधरी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं अगला हम प्रश्न जो है। निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के बीच G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बिल्कुल पहला पॉइंट सही है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथिर पंचाली महोत्सव की उद्घाटन जो है फिल्म रही। तो सेकंड पॉइंट भी आपका सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है। अभी देखिए आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ से। G20 फिल्म महोत्सव 2023 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसके द्वारा हुआ? तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय G20 सचिवालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है G20 फिल्म महोत्सव का? सिनेमा क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सशक्त भागीदारी को प्रदर्शित करना जो है। प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रसिद्ध जो है फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथेर पंचाली इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम को किस तिथि से लागू माना जाएगा बताइए? तो ये 19 मई 2023 जो है इससे लागू माना जाएगा। अब डिटेल में देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 राज्यसभा द्वारा पारित 7 अगस्त 2023 को, लोकसभा के द्वारा पारित किया गया 3 अगस्त 2023 को और राष्ट्रपति की जो सहमति हो गई इस पे 11 अगस्त 2023 को। संशोधन देखिए, विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 1951 में जो है 1991 में संशोधन का प्रावधान जो है। यह विधेयक नियम बनाने का अधिकार देता है केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मामलों के संबंध में। प्रावधान देखिए, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान। प्राधिकरण में शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रथम गृह सचिव जो है। प्राधिकरण का कार्य क्या है? अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश देना जो है। अब अगला देखिए प्रश्न, अगस्त 2023 में NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का जो है गठन किया गया? तो आंसर है आपका महेश चंद्र पंत, इनकी जो है अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये नहा लिखा है, ये क्या है एक्चुअली? नहीं। ठीक है, 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। बी पॉइंट देखिए, इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है। बी भी सही है। सी देखिए, आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा और 12 जो है सदस्य होंगे। तो ये पॉइंट भी जो है आपका बिल्कुल सही है। डी देखिए, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा। बताइए कमेंट में, सही है ये? तो देखिए दोस्तों, आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दिया हुआ है, ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का नहीं होगा। कितने वर्ष का होगा?
3 वर्ष की अवधि अथवा जब 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक रहेगा। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट गलत है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 65 वर्ष जब उनकी उम्र हो जाएगी तब तक जो है। नॉर्मली देखिए 3 वर्ष का कार्यकाल है, यदि 65 एज हो गया, मान लीजिए 2 साल ही जो है आप अध्यक्ष रहे, फिर भी आपको हटना पड़ेगा, तो एक डेडलाइन है। चलिए, तो आंसर डी गलत, क्योंकि यही पूछा था कि कौन सा गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला पॉइंट देखिए, इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट देखिए, यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 में जो है संशोधन करता है, जी हाँ। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का भी प्रस्ताव है, सी भी सही है। अब डी दे रहा है कि इस विधेयक के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये जो है अभी आवश्यक हो गया है, इसीलिए जो है आपका डी जो है सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण, राष्ट्रपति की जो सहमति है 11 अगस्त 2023 को मिल गई। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। प्रस्तावित क्या है, जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है। प्रावधान देखिए, रजिस्ट्रार जनरल यानी महापंजीयक की नियुक्ति का प्रावधान है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से प्राप्त करने का भी प्रावधान है। जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का जो आधार नंबर है वो देना आवश्यक हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल बनाएगा पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस जो है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2023 में किस राज्य में महर, महारा, मेहरा, मेहल और महरा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, तो ये जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिशन अमृत सरोवर के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है। ठीक है, अगस्त 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मिशन की प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान की, तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह मिशन 20 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया। यह मिशन कब शुरू किया गया था, 20 अप्रैल को नहीं, 24 अप्रैल को शुरू किया गया था। ये डेट गलत है, ये हो जाता 24 तो सही हो जाता। कौन सा तथ्य सही नहीं है बताइए, आंसर जो है बी हो जाएगा। और यही पूछा है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, मिशन अमृत सरोवर के बारे में। मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी प्रदत्त अगस्त 2023 में। जानकारी प्रदान करने वाला कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है। ये मिशन शुरू किया गया, देखिए ये मिशन कब शुरू किया गया है, 24 अप्रैल 2022 को भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है। मिशन का लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जाएगा। मिशन के कार्यान्वयन में सक्रिय योगदान 8 केंद्रीय मंत्रालय विभागों, 8 केंद्रीय जो है मंत्रालय विभाग शामिल, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय जो है। मिशन का तकनीकी भागीदार भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान जो है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगस्त 2023 में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया। अगस्त 2023 में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये दोस्तों भोपाल में आयोजित किया गया। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन
2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया। ठीक है, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन की आयोजन जो है कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में जो है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर को लॉन्च किया। यह स्कैनर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताइए किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसको जो है विकसित किया है, डेवलप किया है। डिटेल में देखिए, अगली पीढ़ी का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर 1 अगस्त 2023 को शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, नई दिल्ली में। डेवलप किसने किया है? देखिए, वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत जो है। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी का MRI स्कैनर है ये। लागत प्रभावी, कम भार वाला, अत्यधिक तीव्र यानी अल्ट्रा फास्ट, हाई फील्ड 1.5 टेस्ला वाला है। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किए जाएंगे? तो ये है यूपी स्पेशल के लिए, यूपी करंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है 55 स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका डिटेल में दिया है। टोटल जो है 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से पढ़िएगा। कितने करोड़ का जो है लागत है? 24,470 करोड़ से अधिक का। अभी देखिए, चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, 31 जुलाई 2023 को यह लोकसभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट क्या है? 31 जुलाई 2023 को यह लोकसभा द्वारा पारित किया गया। चलचित्र यानी सिनेमा से रिलेटेड है संशोधन अधिनियम। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। बी दिया है, यह चलचित्र अधिनियम 1954 में संशोधन करता है। तो किस में संशोधन करेगा? ये अधिनियम जो 1952 का था, सिनेमेटोग्राफी यानी चलचित्र अधिनियम, उसमें जो है संशोधन करेगा। तो यहाँ 1954 जो लिखा है दोस्तों, यही गलत है। ये 1952 का जो संशोधन, 1952 का जो अधिनियम था चलचित्र अधिनियम, उसमें संशोधन करेगा 2023 जो है। तो बी जो है गलत है। यही पूछा है कि कौन सा जो है सही नहीं है तथ्य, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लीजिए, इस अधिनियम में पायरेसी की श्रेणी में आने वाली फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग तथा उनके प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है। अब देखते हैं, कोई भी मूवी रिलीज होती है वो तुरंत जो है किसी न किसी साइट पे आ जाती है। तो इससे जो डायरेक्टर हैं, जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनको जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके लिए अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो जाएगी और इसीलिए ये रूल बनाई जा रही है अधिनियम में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाण पत्रों की सर्वकालिक वैधता हेतु अधिनियम में केवल 10 वर्षों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर प्रतिबंध हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। अभी देखिए, चलचित्र जो संशोधन अधिनियम 2023 है, राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिला 4 अगस्त 2023 को। लोकसभा ने जो है 31 जुलाई 2023 को पारित किया था, राज्यसभा ने 27 जुलाई 2023 को, और अधिनियम के रूप में ये पारित हो गया 4 अगस्त 2023 को। चलचित्र अधिनियम 1952 में ये संशोधन करता है। टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है? फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन की समस्या का समाधान करने तथा इंटरनेट पर चोरी करके फिल्म की अनधिकृत प्रतियों के प्रसारण से होने वाली पायरेसी के खतरे को समाप्त करना है। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वां राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक हुई। इस बैठक के संबंध में विकल्प में कौन सा जो है तथ्य सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है। ये देखिए, यह बैठक 9 अगस्त 2023 को दिल्ली में जो है आयोजित किया गया। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, 9 अगस्त को ही जो है आयोजित किया गया था। सेकंड पॉइंट देखिए, इस बैठक की अध्यक्षता लॉजिस्टिक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने किया।
तो बी भी सही है। बैठक में 6 परियोजनाओं का जो है मूल्यांकन किया गया, तो सी भी सही है। इन 6 परियोजनाओं में 3 पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से तथा 3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। तो डी जो दिया है दोस्तों ये जो है गलत है। ठीक है, क्या गलत है देखते हैं। इसमें जो है जो 6 परियोजनाएं हैं, ठीक है, ये जो 6 परियोजनाओं से रिलेटेड है। इन 6 परियोजनाओं में जो है आपका 3 जो है रेल मंत्रालय और 3 जो है सड़क परिवहन से है। ये 3 पतन पोत जो दिया है, तो 3 जो है पतन पोत नहीं बल्कि देखिए 3 जो है सड़क, 3 जो है सड़क से, 3 रेल मंत्रालय से, यहाँ पे जो है 3 रेल मंत्रालय हो जाएगा, 3 जो है आपका रेल मंत्रालय से रिलेटेड है, इसलिए जो है आपका डी गलत दिया हुआ है। चलिए डिटेल में देखते हैं। 53वां राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक कब हुई? बैठक जो है 9 अगस्त 2023 को हुआ। आयोजन स्थल नई दिल्ली था। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत जो है बैठक की अध्यक्षता लॉजिस्टिक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के विशेष जो सचिव हैं सुमिता डावरा ने किया। 6 परियोजनाओं का जो है इसमें मूल्यांकन किया गया। 6 परियोजनाओं में शामिल है 3 रेल मंत्रालय की, 3 जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की, जबकि डी में जल पतन दिया था, इसलिए जो है डी गलत है और वही आंसर हो जाएगा। परियोजनाओं की जो कुल लागत है 28,875.16 करोड़। अगला प्रश्न, 2 अगस्त 2023 को राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन, वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो इसमें जो है कहाँ किया गया? असम में। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही है? ए। चलिए डिटेल में देखते हैं। अमृत वृक्ष आंदोलन, वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन जो है शुभारंभ 2 अगस्त 2023 को शुरू किसने किया दोस्तों? तो ये जो है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने। लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल शुरुआत जो है अमृत वृक्ष आंदोलन के थीम गीत के साथ एक पहल का लक्ष्य है 17 सितंबर 2023 को एक दिन में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में कुल 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार पौधे लगाने का जो है टारगेट रखा गया है। उद्देश्य क्या है? राज्य में हरित आवरण का विस्तार करना। अमृत वृक्ष पोर्टल, अमृत वृक्ष आंदोलन पोर्टल ऐप पर पंजीकृत लोगों द्वारा पौधे लगाते हुए जियो टैग तस्वीर को ऐप पर अपलोड करने पर मात्र व्यक्ति के बैंक खाते में राज्य सरकार ने 100 रुपये की राशि जमा की। यदि 17 सितंबर को लगाया गया पौधा 3 वर्ष तक सुरक्षित रहता है तो संबंधित व्यक्ति को राज्य सरकार अतिरिक्त 200 रुपये भी प्रदान करेगी। नेक्स्ट, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? बताइए। ये दिया है 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक की जो है आधारशिला रखी। ठीक है, तो संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक के संबंध में पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्मारक की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी, तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इस स्मारक में 15,000 गाँव एवं 200 नदियों की मिट्टियों का जो है उपयोग किया जाएगा। तो इसमें जो है 15,000 गाँव नहीं है बल्कि जो है 20,000 से अधिक गाँव और 300 नदियों का जो है मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे जो बी दिया है ये गलत है। ये जो है आपका 20,000 से अधिक और 200 की जगह पे 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। बाकी देखिए सी, इस स्मारक का निर्माण जो है 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया गया, तो ये सही है। डी जो है देखिए इस स्मारक की निर्माण लागत जो है 100 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इस प्रश्न में यही पूछा था कि कौन सा गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी जो है। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री द्वारा सागर मध्य प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित 12 अगस्त 2023 को किया गया। संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक की इस स्मारक में जो है 20,000 से अधिक गांव एवं 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया गया। स्मारक का निर्माण 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में। स्मारक की जो निर्माण लागत राशि है वो 100 करोड़ से अधिक का है। इसमें जो है कला संग्रहालय और गैलरी उनके जीवन दर्शन व शिक्षाओं को प्रदर्शित करने हेतु राष्ट्र को समर्पित किया गया। कोटा बिना रेल मार्ग के दोहरीकरण वाली परियोजना जो है
इस परियोजना की जो लागत राशि है 2475 करोड़ रुपए है। ये रेल मार्ग गुजरता है राजस्थान के कोटा तथा बारां जिला तथा मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर एवं सागर जिले से होकर के। आधारशिला रखी गई जिसमें 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 2 सड़क परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। 2 सड़क परियोजनाएं भी हैं, मुरीकोरी विदिशा हिनोतिया को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क परियोजना और हिनोतिया को मेहुलवा से जोड़ने वाली सड़क परियोजना जो है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और इसकी जो है सीरीज चाहते हैं कि आगे भी कंटिन्यू रहे, तो वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।